नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल के युवा प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा। पोलैंड ने रूस पर यूक्रेन में हमले के दौरान अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए रूसी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। रूस ने आरोपों को खारिज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ फोन पर बातचीत कर यूक्रेन संघर्ष और भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते पर चर्चा की। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के करीबी को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के बाद देश में विरोध प्रदर्शन शुरू। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में युवाओं के एक समूह ने आज काठमांडू में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रस्तावित किया है। हालांकि इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त करते हुए कई युवा इस निर्णय का विरोध करने लगे। एक रिपोर्ट। कई दिनों के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद राजधानी काठमांडू में शांति लौट आई है और अंतरिम सरकार के गठन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। भद्रकाली में सेना मुख्यालय में कई राजनीतिक हस्तियां भी पहुंच रही हैं। धरान के मेयर हरकाराज सम्पांग राय और व्यवसायी दुर्गा प्रसाई ने नेपाली सेना प्रमुख अशोक राज सिगदेल से मुलाकात की। काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह का नाम सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि श्री शाह अंतरिम नेतृत्व में शामिल होने से पहले संसद को भंग करने पर जोर दे रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। इस बीच नेपाली सेना ने काठमांडू घाटी पर नियंत्रण कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक मामलों की सुनवाई स्थगित कर दी है। पूर्वी नेपाल के झापा और धनगढ़ी में सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ जनजीवन सामान्य हो रहा है। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 30 लोगों के मारे जाने और 1000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा के अनुसार देश भर के 29 अस्पतालों में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 1611 लोगों का इलाज किया जा चुका है। नेपाल में धानदिंग जिला कारागार में कैदियों द्वारा भागने की कोशिश के बाद सेना के जवानों ने गोलीबारी की। इस घटना के दौरान गोली लगने से लगभग 75 वर्षीय कैदी की मौत हो गई। 7 कैदी घायल हुए हैं। मंगलवार को कैदियों ने अपनी रिहाई की मांग करते हुए जेल में आग लगा दी। श्रीलंका की संसद ने दिवंगत राष्ट्रपतियों और उनकी पत्नियों के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषित भत्तों को समाप्त करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। ये निर्णय सार्वजनिक व्यय पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। पोलैंड और नाटो की सेनाओं ने आज यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले के दौरान पोलैंड के हवाई क्षेत्र के कथित उल्लंघन में रूसी ड्रोन को मार गिराया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने दावा किया है कि हवाई क्षेत्र का उल्लंघन रूस की ओर से जानबूझकर किए गए उकसावे का नतीजा था। रूस ने पोलैंड के बयानों को निराधार बताते हुए उसके आरोपों को खारिज कर दिया है। रूस के प्रभारी राजदूत आंद्रेई ओरदाश ने कहा है कि इन ड्रोनों के रूसी मूल के होने का कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने आज भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने में अपने साझा हितों पर भी सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा पहल के माध्यम से संपर्क को बढ़ावा देने में इटली के सक्रिय समर्थन के लिए आभारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की और दोहा में हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि भारत बातचीत और कूटनीति के माध्यम से मुद्दों के समाधान तथा तनाव को बढ़ाने से बचने का समर्थन करता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तथा सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर को उनके पुनः निर्वाचित पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह सभी क्षेत्रों में भारत नॉर्वे साझेदारी को और मजबूत करने के लिए श्री स्टोर के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी सरकार देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मैक्रों के करीबी और फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु को कल प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के बाद से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन के बैनर तले हजारों लोगों के सड़कों पर उतरने के बाद अशांति के शुरुआती घंटों में ही 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कई क्षेत्रों में बैरिकेड्स लगाए, आगजनी की और प्रदर्शन किए। गृह मंत्री ब्रूनो रिटेलेउ ने कहा कि बिजली की लाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद फ्रांस के दक्षिण पश्चिम हिस्से में ट्रेन सेवाएं रोक दी गयी। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति पर एक और वफादार को चुनकर मतदाताओं की नाराजगी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो को खारिज कर दिया है जिसमें सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयानों से छेड़छाड़ कर उसे गलत तरीके से पेश किया गया है। इस वीडियो में भ्रामक रूप से दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय राफेल विमान और S-400 वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया है कि ये सामग्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई है। लोगों से ऐसी गलत सूचनाओं पर ध्यान न देने का आग्रह किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना परिषद की 44वीं बैठक आज किर्गिज गणराज्य के चोलपोन अता में आयोजित हुई। सूत्रों ने बताया है कि परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। परिषद में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन ने किया। श्री रविचंद्रन ने अपील की कि पहलगाम आतंकवादी हमले के षड्यंत्रकर्ताओं और धन मुहैया कराने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज संयुक्त अरब अमीरात में IIT दिल्ली अबू धाबी परिसर में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का लोकार्पण किया। श्री प्रधान ने 2 प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। श्री प्रधान सिम्बोयसिस विश्वविद्यालय के दुबई परिसर की पहली वर्षगांठ समारोह में भी शामिल हुए। श्री शिक्षा मंत्री की 2 दिन की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग, शैक्षणिक उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देना तथा साझेदारी के नए रास्ते तलाशना है। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने आज नई दिल्ली में दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ किया। श्री उइके ने बताया कि ये राष्ट्रीय और वैश्विक दर्शकों के लिए आदिवासी कला, संस्कृति, शिल्प और जानकारी का एक ऑनलाइन बाजार है। उन्होंने कहा कि ये सांस्कृतिक संरक्षण तथा आजीविका के नए अवसर सृजित करेगा। भारत ने एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में अपना अभियान जीत के साथ शुरू किया। दुबई में खेले गए आज के मुकाबले में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 9 विकेट से हरा दिया। भारत ने 1 विकेट पर 60 रन बनाकर 4.5 ओवर में ही मेजबान टीम के 58 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 30 और शुभमन गिल ने नाबाद 20 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम 14वें ओवर में 57 रन पर सिमट गई। उनके 9 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 और शिवम दुबे ने 3 विकेट लिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल के युवा प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा। पोलैंड ने रूस पर यूक्रेन में हमले के दौरान अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए रूसी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। रूस ने आरोपों को खारिज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ फोन पर बातचीत कर यूक्रेन संघर्ष और भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते पर चर्चा की। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के करीबी को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के बाद देश में विरोध प्रदर्शन शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।